हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका ईएमएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, हमने अभी तक पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया तक, है ना। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आज विस्थापन अभिक्रिया, और ये अपना लेक्चर नंबर है 4, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे और भी अच्छे से अच्छी वीडियो डालने वाले हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि जैसे ही अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप जैसा कि जानते हो कि अब अपने एग्जाम आने वाले हैं। तो इसके इसी चैप्टर के अपने कुछ इम्पोर्टेंस एग्जाम क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे बोर्ड पर। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हमारे 100/100% उसी में से आ जाए, और हमारा मिशन रहेगा ये मिशन 100, है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इसमें विस्थापन अभिक्रिया, जिसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? देखो बेटे, नाम से पता लग रहा है विस्थापन। विस्थापन मीन्स क्या होता है? रिप्लेस, जिसको बोलते हैं ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास दो परमाणु ए और बी, दो परमाणु हो गए। तीसरी बात करते हैं, ये है सी परमाणु। क्लियर? तो इसमें क्या है कि बच्चों, ये जो हम ये मानते हैं कि सर इसमें जो बी है ना, ये थोड़ा कमजोर है, अभी कम अभिक्रियाशील धातु है, मान लेते हैं। तो ये क्या होता है कि ये वाली जो धातु है, इसको इसके स्थान से विस्थापित कर देगी और क्या बना लेगी? ए और सी, मतलब सी जो है बी के स्थान पर खुद आ जाएगी और बी को यहाँ से रिप्लेस कर देगी। तो इसी प्रकार हम इस अभिक्रिया को क्या नाम दे देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। समझ आया बच्चों? तो चलो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? तो देखो, इसकी परिभाषा जो है अब हम यहाँ पर नोट करेंगे, हमारे साथ साथ आप यहाँ देखते रहिए कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा अधिक अभिक्रियाशील शील यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, वहां आगे जगह नहीं। शील धातु द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु को अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से उसके स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब इसके लिए हम एक अभिक्रिया करते हैं। तो हमारे पास अभिक्रिया है इसमें बच्चों, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास Fe धातु है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? फेरस। फेरस धातु क्या करती है बेटे आपको? हाँ, इसके साथ आप इनकी भौतिक अवस्था में लिखते हुए चलना है कि जो फेरस है ना, वो सर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड अवस्था है इसकी, इसलिए इसको एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं Fe धातु की अभिक्रिया CuSO4, ये अपने पास U। जो CuSO4 है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? थोड़ी मात्रा में एक्वाटर यानी जलीय जल होता है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। बना क्या ये? कॉपर सल्फेट। चलो बच्चों, ये कॉपर सल्फेट बन गया है। अब हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें देखो बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि एक तो Fe धातु है यहाँ पर, और यहाँ पर Cu धातु, वो तो सल्फेट है, उसको अभी नहीं कुछ नहीं करना उसके साथ में। तो जो Fe धातु जो होती है बच्चों, ये Cu धातु से अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए Fe क्या करती है? इसको इसके स्थान से विस्थापित कर देती है और खुद उसके जगह पर आ जाती है। तो क्या बना लेती है बच्चों? FeSO4, जिसको क्या बोलेंगे? फेरस सल्फेट।
और क्या होगा बेटे, Cu को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। तो समझ आया होगा बच्चों। चलो एक बार से वापस से रिपीट करते हैं कि देखो परिभाषा क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दैट्स क्लियर। अच्छा अब हमारे पास एग्जांपल क्या है कि Fe जो धातु है इसकी अभिक्रिया CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो Fe जो है ये अधिक अभिक्रियाशील धातु किसकी तुलना में, Cu की तुलना में। तो Cu को उसके स्थान से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, खुद उसकी जगह पर आ जाता है, क्या बन जाता है FeSO4। अब इनकी भौतिक अवस्था, तो बच्चों यहाँ पर लिखोगे आप Aq, क्योंकि सर यहाँ पर भी या अब ये Aq जो है ना ये जलीय है थोड़ा, और यहाँ पर क्या लिखा देना आपको S, क्योंकि कॉपर किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में। दैट्स क्लियर। चलो दूसरी अभिक्रिया नेक्स्ट हम बात करें, अगली आ जाती है बच्चों अपने पास द्विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट द्विस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों ये अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है कि भाई सर ये अभिक्रिया होती क्या है, इसको थोड़ा पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब उत्पादों का जो निर्माण है वो दो यौगिकों, जो बच्चे जो दो यौगिक होंगे, दो यौगिकों के बीच आयन जो होते हैं ना आयन, उनके आदान प्रदान से होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया। चलो मैं पहले लिखता हूँ फिर इसको एक बार वापस से एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। कौन सी अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया और कहलाती है। समझ आया होगा बच्चों अच्छे से। एक बार वापस से एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, कहलाती है। एग्जाम्पल भी बात करेंगे इसमें और इसको वापस से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बच्चों देखो जैसे कि हमने क्या बात की है कि सर इस अभिक्रिया में जो उत्पादों का निर्माण जो होगा, जो उत्पाद बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, उनका जो निर्माण होगा वो दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान, मतलब इसमें जो आयन जो होते हैं ना, जैसे सर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके आयन क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो आयनों के आदान प्रदान से होता है इनके उत्पादों का निर्माण। तभी तो इसको नाम क्या दिया गया, द्विस्थापन अभिक्रिया। मतलब दो विस्थापन होगा इसमें, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के स्थान से बदल जाएंगे, वो उसके साथ और वो उसके साथ आ जाएगा। तो इसके लिए हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बच्चों एक तो होता है Na2 और SO4, ठीक है बच्चों, वो सॉरी NO2 और SO2, ठीक है। और ये NO2 SO2 क्या बन जाएगा बेटे, सोडियम सल्फेट, सॉरी आएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और दूसरा जो होगा बेटे वो होगा बेरियम क्लोराइड, BaCl2। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बेरियम क्लोराइड। अच्छा बच्चा अब इसमें देखो बच्चों इसमें ये क्या है, सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। दैट्स क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों जो अपने पास दो यौगिक हैं, दोनों यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होगा कि ये जो Na2 जो होगा ये बच्चों Cl के साथ में उत्पाद का निर्माण करेगा मिलकर के, और SO4 जो होगा ये Ba के साथ में मिलकर के उत्पाद का निर्माण करेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों NaCl। तो यहाँ पर लगा देंगे
2NaCl क्यों लगाया हमने 2 आगे? देखो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 ही Cl है और 2 ही सोडियम है अपने पास, तो इसलिए हमने इसको आगे लगा दिया 2NaCl। और दूसरा क्या बना बच्चों अपने पास? BaSO4। क्लियर है? अच्छा ये क्या बना बेटे? सोडियम क्लोराइड। क्या बना बच्चों? सोडियम क्लोराइड बना ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। क्या बना बच्चों? बेरियम सल्फेट बना बच्चों ये। दैट्स क्लियर है? अब एक बार वापस से एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी की इसकी परिभाषा को, अभिक्रिया को। देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इस अभिक्रिया में जो उत्पादों का जो निर्माण होता है वो जो दो यौगिक होंगे अपने पास, उन दोनों यौगिकों के आयन जो होंगे उन आयनों के आदान प्रदान से होता है। और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्विस्थापन अभिक्रिया। समझ आया होगा बच्चों? और ये इसकी एग्जाम्पल हो गया। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इसमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो होगा इस नेगेटिव के साथ में उत्पाद का निर्माण करेगा मिलकर के, और ये पॉजिटिव जो होगा इसके साथ में जो है उत्पाद का निर्माण करेगा, और इस प्रकार से 2NaCl और BaSO4 बन जाएगा। दैट्स क्लियर? तो समझ आया होगा? तो बच्चों समझ आया है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों? चलो तो आयो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें। अब अपने इसकी जो लास्ट अभिक्रिया है वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। चलो अब हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों उपचयन और अपचयन क्या होते हैं उनके बारे में हमें अच्छे से जानना है। ये अपने जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और एग्जाम का दौर वैसे भी चल रहा है, अब एग्जाम आने वाले हैं, तो हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में जरूर डालेंगे ना बच्चों। तो अब अपनी क्या है? अपनी है नेक्स्ट है अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। दैट्स क्लियर बच्चों? अपचयन व उपचयन। अच्छा बच्चों अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि सर अपचयन उपचयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, एक तरफ उपचयन अभिक्रिया, एक तरफ हमने डाल दिया उपचयन अभिक्रिया, और दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो बच्चों अपना ध्यान जो है सीधा बोर्ड पर लगाए रखें, बीच बीच में बातें नहीं करेंगे ना। अच्छा तो बेटे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो बच्चों ये उपचयन अभिक्रिया जो होती है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश, ऑक्सीजन का समावेश व हाइड्रोजन का निष्कासन हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों अपने चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर उसका डाल दें। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या जाना है इसको, हमने देखा कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा? समावेश, मतलब जुड़ेगा, वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों? निष्कासन, मतलब उसमें से निकलेगा। तो उस अभिक्रिया को क्या नाम देंगे हम बच्चों? हम बोलेंगे उसको उपचयन करेंगे। जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो बच्चों जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके और क्या बना लेता है? CO2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों कि सर यहाँ पर तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन का समावेश हो गया है। ठीक है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश और हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट होती है अपनी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया
तो बच्चों उपचयन अभिक्रिया वो सॉरी अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन को तो हमने जान लिया, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट। जब क्या होगा इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का तो समावेश होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन, तो जो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा ना वो तो इसमें आकर जुड़ जाएगा, इसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो उसमें जाकर के जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, अब हम इसको क्या लिखेंगे कि सर ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन व हाइड्रोजन का समावेश होता है, हाइड्रोजन का समावेश होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दैट्स क्लियर बच्चों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ से निकलेगा इस अभिक्रिया में, और हाइड्रोजन का क्या होगा इसमें समावेश होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या नाम देंगे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब इन दोनों को समझने के लिए हम एक अभिक्रिया करते हैं। देखो हमारे पास अभिक्रिया होगी बच्चों CuO, जिसको हम क्या नाम देंगे, कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बच्चों H2 के साथ। किसके साथ कराएंगे बच्चों, H2 के साथ। चलो हमने इसकी अभिक्रिया H2 के साथ कराई, तो क्या बना बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा और H2 के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा। अब हमने यहाँ पर दो चीज देखनी है बच्चों, एक तो हमने देखना है अपना ये वाला कि सर इसमें क्या हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया बनी, और सर इसमें क्या हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया बनी। तो देखो हम अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन का क्या हुआ हो, निष्कासन हुआ हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है सर, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो क्या बना बच्चों, अपचयन अभिक्रिया का। दैट्स क्लियर बच्चों। अच्छा दूसरा हमने क्या देखा सर, यहाँ पर H2 था और यहाँ पर ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया, कौन सी अभिक्रिया कहलाई कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो, क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। तो समझ आया बच्चों, ये जो अभिक्रिया जो होती है उपचयन और अपचयन जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होती है, और इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, दोनों को मिला करके रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। दैट्स क्लियर, समझ आया होगा सभी को। अच्छा तो इसमें जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है ना, वो इस प्रकार से एक तो इस प्रकार से कोई भी एक अभिक्रिया दे देगा जिसमें ऑक्सीजन का निकलना हो, हाइड्रोजन का जुड़ना हो, और आपसे उसमें पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सा उपचयन है और कौन सा अपचयन है। तो हम उसको अच्छे तरह से देख करके बताएंगे। पहले तो हम देखेंगे जो अपना LHS पार्ट है उसमें देखेंगे, फिर उसके बाद RHS पार्ट है उसमें, मतलब दोनों पक्षों में देख करके और तब अच्छे से बताएंगे कि सर इसमें कहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है। ये सभी देखते हुए उनके हम बता देंगे। तो आई होप समझ आया होगा सभी को। तो अपने इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अच्छा बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, है ना। तो दैनिक जीवन में जो है उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, देखो बच्चों आपने इतनी सारी, हालांकि इससे पहले YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन आपको वहां पर ये नहीं बताया होगा, जबकि ये हमारे NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है अपना। और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन और किस प्रकार से बनेगा। वैसे हम इसके इंपोर्टेंस कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं लेक्चर खत्म होने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना आएगा वो इसके इंपोर्टेंस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है इसमें। तो बच्चों हम बात करेंगे, हेडिंग डाल सकते हो आप कि दैनिक जीवन में
उपचयन, जो अपने पास उपचयन होगी ना बेटे, उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रियाओं का प्रभाव, अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैट्स क्लियर बच्चों। अब हम इसको जानेंगे। देखो उपचयन अभिक्रियाओं में और मतलब उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होगा दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें बात करेंगे संचारण। संचारण का नाम तो आप सब अच्छे से जानते होंगे बच्चों, अगर नहीं भी जानते तो आज हम आपको बता देते हैं संचारण क्या होता है। देखो बच्चों क्या होता है, जब भी जैसे हमारी कोई भी जो धातु होती है, कोई भी धातु अपनी, जैसे एग्जाम्पल में हम लोहो धातु की बात कर लेते हैं, कॉपर धातु की बात कर लेते हैं, चांदी धातु की बात कर लेते हैं, कोई भी अभी मतलब कोई भी धातु अपनी है ना, तो कोई भी जो अपनी धातु होगी वो धातु जब क्या होती है, जैसे आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, या फिर हम कह देते हैं कि सर वो अम्ल के संपर्क में आ जाती है, तो उनके संपर्क में आने पर क्या होती है, उनके ऊपर एक अन्य कलर की, एक और अन्य कलर की परत जमा हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, संचारण बोल देते हैं। तो चलो बच्चों इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको, कि डेफिनेशन होगी, जब कोई धातु आर्द्रता व अम्ल, और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आर्द्रता, अम्ल और भी कुछ भी हो सकता है, आदि के संपर्क में आ जाती है, तो उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, एक परत जमा हो जाती है, जिसे संचारण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संचारण कहते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। अब हम बात करेंगे, जैसे सर इसमें एग्जांपल, अब हम इसमें एग्जांपल ही बात करेंगे। जैसे बच्चों देखो, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की परत जमा हो जाती है, जिसको क्या बोल देते हैं, जंग लगना बोल देते हैं बच्चों। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करेंगे बेटे इसके बाद चांदी। चांदी के ऊपर काली रंग की परत का जमा होना, काली रंग की परत जमा होना। दैट्स क्लियर बच्चों। नेक्स्ट अगली बात करेंगे। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कभी भी जो अपने घर में अपनी जो माता बहन जो भी जैसे चांदी वगैरह के जो आभूषण वगैरह जो पहनते हैं, तो वो एक लंबे समय बाद जब जैसे वायु या अम्ल के संपर्क में आ जाती है, तो आने के बाद क्या हो जाती है, उनके ऊपर एक काले रंग की परत जमा हो जाती है, जिसको क्या बोल देते हैं बच्चों, संचारण बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे जो हम कहते हैं सर, हमारी जो दादी जी है ना, वो एक तांबे का लोटा लेकर आई। क्या लेकर आई, तांबे का एक लोटा लेकर आई, और हमने देखा कुछ ही समय बाद, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह बाद, महीने 2 महीने बाद, हमने देखा सर कि उसके ऊपर ना एक ग्रीन कलर की परत जमा हो जाती है ना बच्चों, और वो परत जमा होती है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, संचारण। क्या बोल देते हैं बच्चों, संचारण। तो हम इसमें उसको भी डाल देंगे कि तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का जमा होना आदि, और भी लिख सकते हैं। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि संचारण क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है। सर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले गए हैं कि संचारण को और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तब आप उसमें यही जवाब दोगे बच्चों कि सर संचारण क्या होता है। संचारण जब कोई धातु है वो आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है, तो उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, जिसे क्या बोल देते हैं बच्चों, हम संचारण बोल देते हैं। जैसे इसमें जैसे लोहे पर जंग लगना, एक ब्राउन कलर की, जैसे मैंने बताया कि परत का जमा होना जंग लगना कहलाता है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत का जमा हो जाना, या फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर तांबे का लोटा है, कोई भी पात्र है, उसके ऊपर हरे रंग की परत का जमा होना क्या कहलाता है, संचारण। अब बात करते हैं कि सर इससे
मतलब बचाव कैसे किया जाए, उपाय क्या है इसका? कोई सर ऐसा तो कोई उपाय होगा ना जिससे हम इनको इन चीजों से बचा सकते हैं, जैसे चांदी के ऊपर काले रंग की परत जमा ना हो, लोहे के ऊपर जंग ना लगे, तांबे का लोटा, हमारी दादी अभी तो नया लेकर आई थी 200 रुपए का, इतनी जल्दी गंदा हो गया, ऐसा ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बच्चों देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको 2-3 प्रोसेस बताता हूँ, वो ध्यान रखिए। देखो सबसे पहले हम उसका यशद लेपन, जिसको गैल्वेनीकरण बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यशद लेपन करना चाहिए। हम छोटी कक्षाओं में यशद लेपन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहला उपाय तो यशद लेपन। तो उपाय हेडिंग डालते हैं उपाय। तो पहला तो मैंने आपको बताया यशद लेपन करो भाई, उसका क्या करो? यशद लेपन, जिसको क्या बोल देते हैं? गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनीकरण बोल देते हैं बच्चों। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट सर, अगर हम यशद लेपन ना कर कोई और दूसरा ऐसा कोई मेथड है? हाँ बिल्कुल है ना, और भी अपने पास एक मेथड और है, हम इसमें विद्युत लेपन भी कर सकते हैं। विद्युत लेपन हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए, हम पढ़ के आए ना, और आगे भी पढ़ेंगे उसको, विद्युत लेपन का उपयोग कर सकते हो। अब आप कहोगे सर अगर हम ये भी ना करें तो, जैसे अपने पास लोहे की वस्तु सर, हम विद्युत लेपन जैसे क्या है, जैसे मान लो हमने क्या बोलते हैं, कोई अन्य धातु की परत जमा करा देते हैं उसके ऊपर, तो वो जैसे क्रोमियम हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर सर हमें लोहे पर मतलब कोई ऐसा हो, कोई उपाय है जिससे मतलब बिल्कुल कर सकते हो, जैसे आप उसके ऊपर कलर करके, पेंट करके बच्चों, पेंट करके, ग्रिज लगा करके, आदि ऐसे और बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप उनको संचारित होने से बचा सकते हो। समझ आया होगा? समझ आया तो बच्चों अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ो अपने साथ, और ये वीडियो पूरी देखो। तो बच्चों चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक इसमें लास्ट और बच रहा है विकृति गंधिता, वो और मैं आपको अभी समझा देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दूसरा, इसमें दूसरा आ जाता है विकृति गंधिता। देखो बच्चों विकृति गंधिता क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विकृति गंधिता है ना दूसरा, विकृत गंधिता, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों आपसे, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंध, देखो उसके नाम से पता लग रहा है, गंधिता, गंध, गंध, गंध नाम मतलब गंध, ठीक है। विकृत गंधिता नाम से पता लग रहा है गंध, गंध का नाम आगे, तो विकृत गंधिता। देखो होती क्या है, जो अपना वसायुक्त भोजन है, अपना क्या है, वसायुक्त भोजन है, जैसे वसायुक्त हम जानते हो जैसे कौन कौन से होते हैं, या फिर हम कैसे कह देते हैं, वे तेलीय खाद्य सामग्री, वे कह देते हैं सर तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री। जब क्या होते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ उपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं, उपचयित, मतलब ऑक्सीजन का समावेश, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर के साथ में उपचयित हो जाते हैं। तो उपचयित होने के बाद इनका जो एक तो स्वाद है ना, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बदल जाता है, स्वाद परिवर्तित हो जाता है। दूसरा इसमें गंध आने लग जाती है, क्या हो जाता है बच्चों, इसमें गंध आने लगते हैं, और इसे हम क्या बोल देते हैं, विकृत गंधिता। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, ध्यान से देखो, वसायुक्त में तेलीय खाद्य सामग्री का वायु में उपचयित होकर गंध में स्वाद में परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहलाता है बच्चों, विकृत गंधिता कहलाता है बच्चों। दैट्स क्लियर है? अच्छा अब हमें समझ आ गया, एक बार वापस एक्सप्लेन। वसायुक्त में तेलीय खाद्य सामग्री का वायु में उपचयित होकर गंध में स्वाद में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, यही लिखना है हमें। अब बात करेंगे सर इसका कोई उपाय कैसे बचाओगे आप, उसके स्वाद को भी नहीं बदलना चाहोगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको पॉसिबल हम बनाएंगे। देखो बेटा, एक तो क्या है कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं, पहली बात कि बच्चों प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोल देते हैं,
प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, का उपयोग करके, पहला पॉइंट कि सर प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके हम उसको विकृत गंधीता होने से बचा सकते हैं। दूसरी बात, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, वायु जो वायु का रोध करती हो, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करके, और लास्ट इसका जो पॉइंट होगा बच्चों वो होगा शीतलन के द्वारा, मतलब रेफ्रिजरेटर में रख करके, शीतलन द्वारा। तो बच्चों आज अपना चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लाएंगे आपके लिए वो जल्दी लाएंगे, उसमें हम आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और हमारा मिशन होगा 100। दैट्स क्लियर। तो सभी को समझ आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपके पास अवेलेबल हो सके। थैंक्स बच्चों, गुड इवनिंग।